हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 प्यारे बच्चों, विद्युत रसायन, जिसका 15 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से आपके 5 नंबर के भी क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं, और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं एकदम आसान भाषा में करवाएंगे, आपको यूं ही याद हो जाएगा चुटकियों में। ठीक है, पूरा फिगर के साथ करूंगा प्यार बच्चों, और बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों बेहतरीन वीडियो की शुरुआत होता है। साथ में चैनल से पहले बार जुड़ने वाले विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, क्योंकि जितने भी क्लास करवाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, उसके लिए नंबर मैं आपको दे रहा हूँ। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं। पूरे मन से देखिए और पूरा एकदम गहराई में देखिए प्यार बच्चों, एकदम मजा आ जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से पूरा कंप्लीट करने वाले हैं इस चैप्टर को। तो चलिए शुरुआत होता है प्यार बच्चों इस प्रकार से। और आपका पहला नंबर क्वेश्चन देखो, वीवीआई क्वेश्चन बताऊंगा। आप कहोगे कि बेसिक से लेके चलो गहराई में कि विद्युत रसायन क्या है, तो वो पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है, हमको यहाँ पर वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाना है, जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, वो क्वेश्चन सिर्फ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन आपको देख रहा होगा कि प्रबल विद्युत अपघात या सबल विद्युत अपघात दोनों एक क्यों होता है। प्रबल विद्युत अपघात की बात की जाए या सबल विद्युत अपघात की बात किया जाए, तो ये अगर पूछा ना आपका प्रबल विद्युत अपघात, तो बात वही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका परिभाषा क्या। प्रबल का मतलब समझते हो, प्रबल माने कि हर चीज में बहुत बढ़िया। ठीक है, मतलब प्रबल का मतलब बहुत अच्छा, दुर्बल का मतलब थोड़ा कमजोर, प्रबल का मतलब बहुत अच्छा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कहा जा रहा है प्रबल या सबल दोनों एक के शब्द है, तो ध्यान दीजिएगा। तो प्रबल विद्युत अपघात वे पदार्थ जिसका विद्युत अपघटन किया जाता है ना, तो अपने आयनों में पूर्णतः टूट जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, सीजियम क्लोराइड हो गया। ये सब जो होता है ना अपने आयनों में पूर्णतः टूट जाता है। मान लो ये कोई विलियन आपका है, ठीक है, ये क्या चाहिए आपका, कोई विलियन है। ठीक है, ये कोई विलियन है, तो इस विलियन में मान लो अपने सोडियम क्लोराइड को डाला। किसको डाला? सोडियम क्लोराइड को। तो सोडियम क्लोराइड को डालोगे ना प्यार बच्चों, तो इसके अंदर जो सोडियम है और क्लोराइड है वो आपका पूर्णतः आयनों में टूट जाएगा। मतलब ये सोडियम जो है ना प्यार बच्चों Na+ में, और क्लोरीन जो है Cl- में पूर्णतः अपने आयनों में टूट जाएगा। यानी कि वे पदार्थ जिसका विद्युत अपघटन किया जाता है, तो वह अपना पूर्णतः आयनों में टूट जाते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से आयन में टूट जाते हैं। आयन का मतलब होता है दो आयन होता है, एक धन आयन एक ऋण आयन। ये सोडियम जो है प्लस में टूटता है, क्लोरीन किस में टूटता है? माइनस में टूटता है। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रबल विद्युत अपघटन। जो प्रबल विद्युत अपघटन है, यानी कहने का मतलब ये हुआ, इसको अगर किसी विलियन में डाला जाता है ना, तो पूर्णतः आयनों में टूट जाता है। जैसे एग्जांपल में हो गया NaCl, देखिए जो कि प्लस में Na टूटेगा, क्लोरीन माइनस में टूटेगा। हाइड्रोजन प्लस में टूटेगा, क्लोरीन माइनस में टूटेगा। सीजियम प्लस में टूटेगा, पोटेशियम प्लस में, और क्लोराइड प्लस में टूटेगा। ठीक है, सीजी मतलब क्लोराइड प्लस में और क्लोरीन माइनस में, ये प्लस माइनस इस प्रकार से टूटेगा। मेरे कहने का मतलब है वे पदार्थ जिसका विद्युत अपघटन किया जाता है, मतलब आप लोग इसमें से किसी का विद्युत अपघटन कीजिएगा ना, तो पूर्णतः अपने आयनों में टूट जाता है। पूर्णतः क्या होता है? अपने आयनों में टूट जाता है। आयन का मतलब एक धन आयन और एक ऋण आयन में टूटता है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रबल विद्युत अपघटन। एग्जाम्पल आपका 4-5 को दिया हुआ है, तो अच्छे तरीके से इसको क्लियर है कि बहुत आसान चीज है, आराम से आप लोग इसको कर लिए होंगे। यानी कि वे पदार्थ जिसका विद्युत अपघटन किया जाता है, तो वह पूर्णतः अपने आयनों में टूट जाता है, उसे हम लोग क्या कहते थे? प्रबल विद्युत अपघटन। 2022 में आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। तो देखो दुर्बल विद्युत अपघटन पूछा जा रहा है, वे पदार्थ जिसका विद्युत अपघटन किया जाता है वह अपने आयनों में पूर्णतः नहीं टूटता है, आंशिक रूप से टूटता है, उसको दुर्बल विद्युत अपघटन कहते हैं। वे पदार्थ, ध्यान सुनिए, वे पदार्थ जिसका विद्युत अपघटन किया जाता है तो अपने आयनों में क्या होता है? आंशिक। आंशिक का मतलब थोड़ा थोड़ा टूटता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो दुर्बल विद्युत अपघटन कहते हैं। लिखा हुआ है वे पदार्थ जिनका विद्युत अपघटन किया जाता है और उस पदार्थ का आंशिक रूप से अपने आयनों में, आंशिक का मतलब जो होता है ना पूर्ण रूप से नहीं टूटना, आंशिक का मतलब आधा आधा टूटना। जैसे इसमें आपका पहला एग्जांपल दिया गया क्लोरोफॉर्म का। ठीक है, इसको कौन सा हम लोग बोलते हैं? एसिटिक अम्ल की। इसको पूरा कर देता हूँ, पूरा नहीं है, CCH3COOH, ये एसिटिक अम्ल।
ठीक है, एसिटिक अम्ल और यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दो उदाहरण है जिसको विद्युत यानी कि विद्युत अपघटन किया जाता है ना, तो ये अपने आयनों में पूर्णता नहीं टूट पाता है। क्या होता है, ये अपने आयनों में पूर्णता नहीं टूट पाता है। क्या चाहिए प्यारे बच्चों, तो ये जो होता है या तो एसिटिक अम्ल की बात किया जाता है या अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात किया जाता है, उसका विद्युत अपघटन किया जाता है ना, तो वो अपने आयनों में पूर्ण रूप से नहीं टूटता है। और जब पूर्ण रूप से नहीं टूटता, आंशिक रूप से टूटता है, इसलिए इसको कहा जाता है दुर्बल विद्युत अपघात। दुर्बल का मतलब कमजोर विद्युत अपघात, कमजोर का मतलब जल्दी से टूटने वाला नहीं। कुछ विद्यार्थी होता है ना कि एक बार पढ़ाइएगा ना तो उसको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिएगा। एक वो स्टूडेंट जितना पढ़ाओगे, कितनों पढ़ाओगे, कितनों मेहनत उस पर करोगे, कुछ फर्क ही नहीं दिखेगा, तो वो दुर्बल हो गया। जो एक बार में कैच कर लिया, 2 बार में कैच कर लिया, तो वो प्रबल स्टूडेंट हुआ। एक उसी प्रकार दुर्बल की बात किया जा रहा है, वे पदार्थ जिसका विद्युत अपघटन किया जाता है ना, तो पदार्थ आंशिक रूप से अपने आयनों में टूटता है। आंशिक मतलब आधा रूप से टूटता है, तो इसको हम लोग कहते हैं दुर्बल विद्युत अपघटन। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एसिटिक अम्ल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इस बात को क्लियर करते हुए इस क्वेश्चन को विदाई किया जाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। ये चालाकता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन बेसिक जरूर है। और क्यों नहीं आ सकता एग्जाम में, क्योंकि चैप्टर में पढ़ना है तो जरूर आ सकता है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं आएगा। तो चालाकता, चालाकता नहीं समझोगे तो केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर अधूरा है। कभी शरबत पिए हो, शरबत पियो तो जरूर पियोगे। तो शरबत बताइए, जो पानी हम लोग पीते हैं वो कौन सा विलयन है, कौन सा विलयन है, शांत विलयन, जिसमें पानी की मात्रा देखो, चीनी की मात्रा कम हो, और वो शरबत हो तो जिसमें पानी की मात्रा कम रहता है उसी को ना पीते हैं। कि चीनी जाता रहता है, पानी कम रहता है, वो वाला पियेंगे, सीधा ना पीते हैं। पता है ना आप लोग को, जिसमें पानी की मात्रा देखो होता है, चीनी की मात्रा कम होता है, शरबत को पीते हैं। तो यहाँ पर वो बात को समझ गए। हमको बताइए चालाकता उसमें तेज है कि नहीं, तानोबेलियन में चालाकता कम होता है कि नहीं होता है, पहले बताइए। तानोबेलियन है उसमें बताइए, आप लोग सोचो, आपके पास एक गिलास वो वाला जल है, ध्यान से समझना मेरी बातों को। एक एक गिलास आपके पास वो वाला जल है जो आपने अभी अभी घोला है, 1 चम्मच चीनी डाल के और 1 गिलास पानी डाल के। एक वो आपके पास 200 गिलास है जिसमें आपने रात में आपने रसगुल्ला बनाया था और उसका जो है ना सीरा बचा हुआ है, तो ये वाला वो सीरा है। ठीक है, आप बताओ ये दोनों में से कौन से विलियन में आप लोग हाथ डालोगे तो आसानी से आप लोग हाथ को आगे पीछे मतलब चला सकते हो। मतलब चलकता, चलाने का मतलब चलकता, कंडक्टर नाम सुने हैं, चालक मतलब सब आसानी से हाथ को आगे पीछे कर सकते हैं। बताइए सीरा वाला विलियन में आप लोग हाथ को आसानी से आगे पीछे कर सकेंगे कि पानी जो आपने बनाया पीने के लिए शरबत के रूप में, उसमें तो कहोगे आप लोग कि नहीं, जो चीनी जिसमें मात्रा कम है ना उसमें हाथ घुलाएंगे ना तो जल्दी जल्दी घुलेगा, क्योंकि ये विलियन गाढ़ा नहीं है। लेकिन जो रात में जो मैंने बनाया था रसगुल्ला, उसका जो रस बच गया वो एकदम गाढ़ा होगा, उसमें हाथ जल्दी से नहीं चलेगा। वही तो समझाना चाह रहे हैं। यहाँ पर चालाकता का मतलब होता है ना, वो तनु विलियन जितना ज्यादा होगा ना उसकी चालाकता उतनी ज्यादा तेज होगी, और शांत विलियन होगा ना उसकी चालाकता उतनी कम होगी। मतलब वो आसानी से हाथ जल्दी हिलेगा नहीं। जैसे कि फेविकॉल देखिए, उसमें हाथ देखेगा ना तो इधर उधर फांसेगा, दलदल देखिए फांसेगा, क्यों, तो सब शांत विलियन का उदाहरण है। आई होप समझ गए होंगे। तो देखिए चालकता क्या है, तो किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। प्रतिरोध का काम क्या है, प्रतिरोध का काम क्या है प्यार बच्चों, प्रतिरोध का मतलब होता है धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करना। ये सब तो बच्चा बच्चा जानता है कि धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करेगा प्रतिरोध कहलाएगा। लेकिन इसके विपरीत चालकता है जो धारा के प्रवाह को बढ़ावेगा। मतलब यहाँ पर किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कह सकते हैं, क्योंकि प्रतिरोध का मतलब होता है धारा के मान को रुकावट पैदा करना, और चालकता का मतलब होता है धारा को बढ़ाना। तो यहीं पर कहा गया है किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता का तो कोई बड़ा परिभाषा है, एकदम चटनी है। किसी चालक के प्रतिरोध की बात इसीलिए हुआ है क्योंकि प्रतिरोध होता है धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, और जो चालकता है धारा के मार्ग में रुकावट नहीं पैदा करता, धारा को और तेजी से बहाता है। इसीलिए किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। चालकता को सी द्वारा या जी द्वारा सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला 1/r हो जाएगा, मतलब 1/ प्रतिरोध हो जाएगा। यानी कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, चालकता बोलते हैं। इसका मात्रक देखिएगा तो इसका मात्रक ओम इनवर्स होता है। क्या होता है इसका मात्रक, ओम इनवर्स होता है। तो इतना तो आप लोग समझ सकते हो, इसका मात्रक क्या है, ओम इनवर्स। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं।
चलिए बहुत बढ़िया प्यार बच्चों, ये आपको कॉमन इनवर्स हो गया। तो अगला क्वेश्चन आपका है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टेंस, सॉरी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है? तो ध्यान दीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब समझते हैं, प्रतिरोधकता नाम सुने हैं, वही है विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है, लेकिन प्रतिरोधकता केमिस्ट्री में कम मिलेगा आपको, विशिष्ट प्रतिरोध ही मिलेगा, बात को ध्यान रखिएगा। एक मैं फिगर लेना चाहता हूँ, फिगर देखोगे तो ध्यान दे दीजिए। हम्म ये देखिए प्यार बच्चों, क्या चाहिए? ये दो चीज क्या चाहिए था बताइए? तो ये दो चीज है ना मेरे प्यार बच्चों, ये आपका क्या चाहिए? इलेक्ट्रोड है। ये इन इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या चाहिए? तो मान लो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, अरे यार इतना छोटा फिगर लिया, कोई दिक्कत ना है, माइनस तो नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर लंबाई मान लो इसका एल है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या चाहिए? ए है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। तो ध्यान दीजिएगा, परिभाषा यहीं पर याद हो जाएगा। एकांक लंबाई, पहले बात तो फार्मूला क्या होता है? आर बराबर, तो किसी को फार्मूला पता है? आर बराबर, ये प्रतिरोध का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, आर बराबर रो ए, रोए बटा एल, ये फार्मूला होता है। तो मैंने बोला एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट, ये पहली बात प्रतिरोध का फार्मूला होता है, जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा, फिजिक्स में पढ़ना है, केमिस्ट्री में पढ़ना है। फार्मूला होता है आर बराबर रोए बटा में एल, या तो आप लोग ये वाला सुने होंगे, रो बराबर आर रे बटा एल, दोनों एक ही फार्मूला है, ठीक है। बस ये अंतर ये है कि यहाँ पर प्रतिरोध है, यहाँ पर प्रतिरोधकता है। रो क्या चाहिए होता है? प्रतिरोधकता। पढ़ाए है कि नहीं बताइए? ए क्या चाहिए? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एल क्या है? तो लंबाई है, ठीक है, और आर क्या है? तो प्रतिरोध है। तो ध्यान दीजिए, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखिए, एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, एकांक लंबाई, लंबाई का मान कितना होना चाहिए? एक, और एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अच्छा लंबाई और क्षेत्रफल एकांक होना चाहिए, हाँ प्यार वाले ये तो समझाना चाहते हैं। एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट का, एकांक लंबाई का मतलब लंबाई का मान एक, और एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल का मान 1। तो ध्यान दीजिए, एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा, यानी कि एकांक लंबाई होना चाहिए, लंबाई एक होना चाहिए, और एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ की मात्रा मुक्त होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसी को हम लोग बोलेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। ध्यान दीजिए, एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए सेल का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अब ध्यान दे दीजिए भैया, यहाँ से आर बराबर, यहाँ पर लंबाई का मान कितना है? एल एक ना है, तो यहाँ पर रो इंटू एक, एक है ना लिखेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल का मान कितना दिया हुआ है? एक, और बट्टा में लंबाई का मान कितना है? एक। तो फार्मूला आपका क्या निकल गया? आर बराबर रो, यानी कहने का मतलब क्या हो रहा है कि एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट वाले मुक्त हुए इलेक्ट्रोड से मुक्त सेल का प्रतिरोध, क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अरे परिभाषा तो लिखा हुआ है प्यारे स्टूडेंट, देखिए तो लिखा हुआ है एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। देखिए एकांक लंबाई, देखिए एकांक लंबाई एकांक अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल से क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए सेल का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। कितना आसान चीज है ना। और यहाँ पर आपको फार्मूला याद रखना है, ये आपका होता है आर बराबर रो ए बटा एल, ठीक है, और रो बराबर आर रे बटा एल होता है, और यूनिट इसका ओम सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? इसका यूनिट होता है ओम सेंटीमीटर या तो ओम मीटर होता है। प्यार बच्चों, इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, एकदम बहुत आसान चीजें जिसे आपको ध्यान में रखना है। एकांक लंबाई तथा एकांक, अरे इतना आसान हमको याद हो गया है, ठीक है। एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट वाले इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसी को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। बहुत आसानी से इसको क्लियर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है कि विशेष चालकता क्या है?
देखिए विशेष चालकता बहुत मस्त क्वेश्चन है। बस विशेष प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग विशेष चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? विशेष चालकता कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, किसी चालक के विशेष प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशेष चालकता कहते हैं। विशेष प्रतिरोध अभी ना पढ़ा रहे, तो उसी के व्युत्क्रम को विशेष चालकता कहेंगे। तो ध्यान दीजिए, किसी चालक के विशेष प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। किसी चालक के विशेष प्रतिरोध के व्युत्क्रम, विशिष्ट चालक का प्रतिरोध क्या चीज था? रो था ना, अभी रो ये ना था। अब इसके पहले क्वेश्चन रो यानी कि प्रतिरोधकता था, यानी कि विशेष प्रतिरोध था। तो किसी चालक के विशेष प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे? तो हम लोग विशेष चालकता कहेंगे, यानी कि फार्मूला इसको पहली बात क्या सूचित करते थे, इसका व्युत्क्रम यानी कि 1/रो। रो का मतलब क्या चाहिए? विशेष प्रतिरोध। क्या चाहिए? के का मतलब कप्पा इसको कहता है। कप्पा का मतलब हो गया विशेष चालकता। तो किसी चालक के विशेष प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे? तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं और इसे कप्पा से सूचित करते हैं। इसलिए किसी चालक का विशेष प्रतिरोध के बराबर जो होगा प्यार बच्चों क्या चीज हो जाएगा? 1/, का यहाँ पर 1/पी। पी का मतलब यहाँ पर रो है, 1/रो। यहाँ पर आप लोग हिंदी में लिखना चाहते तो 1/, विशिष्ट विशिष्ट प्रतिरोध लिख सकते हैं। ठीक है, प्रतिरोध लिख सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। रो का मतलब क्या चाहिए? विशिष्ट प्रतिरोध। इतना तो आप लोग आराम से समझ गए होंगे। और इसका मात्रक उल्टा हो जाएगा, जैसे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम से में था, तो इसका उल्टा हो जाएगा ओम इनवर्स सीएम इनवर्स। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से कर लेंगे। काफी मेहनत से आपको मैं इतना किया हूँ प्यार बच्चों, समझ में आ रहा है? चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। सेल स्थिरांक क्या है? देखो इतना चटनी क्वेश्चन है, बताइए। ये एग्जाम में आ जाएगा तो कोई बड़ी बात है प्यार बच्चों, आराम से आप लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, सेल स्थिरांक देखिए कैसे क्या है जी। देखिए सेल स्थिरांक होता क्या? तो किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच, देखिए किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, बताओ किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या चाहिए? तो एल है ना, और उसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है ना, इसको सेल स्थिरांक कहते हैं। अरे इतना आसान क्या है? अरे आसान आपको नहीं लगा, लेकिन हम आपको करवा देते हैं, आसान है। देखिए किसी सेल के दो इलेक्ट्रोड, ये किसी सेल है, किसी सेल के दो इलेक्ट्रोड ना मिला, इलेक्ट्रोड है ना ये वाला, ये क्या चाहिए? दो इलेक्ट्रोड है ना, है नहीं दिख रहा? बताइए तो साफ साफ, ये इलेक्ट्रोड है, ये भी इलेक्ट्रोड है। तो किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी क्या चाहिए? एल तथा एल तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इलेक्ट्रोडों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कौन होता है? ये वाला। इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल स्थिरांक कहते हैं। यानी किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एल और इसके अनुप्रस्थ दोनों इलेक्ट्रोड का जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, उसके अनुपात को हम लोग बोलते हैं सेल स्थिरांक। इससे किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एल और दोनों इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एल और इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के अनुपात को, मतलब बट्टा को, अनुपात का मतलब बट्टा को, अनुपात को सेल स्थिरांक कहता है। अरे कितना चटनी क्वेश्चन है, बताइए इतना टाइम लगेगा पकड़ने में। किसी चालक का किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एल और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये सेल स्थिरांक कहते हैं। इसे प्राय एक से सूचित करते हैं। क्या से? इसे प्राय किससे सूचित करते हैं? एक्स, मोल प्रवाह के लिए एक से सूचित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा L/A। ये फॉर्मूला हो जाएगा। मात्रा क्या चाहिए होता है? सीएम इनवर्स इनके सेंटीमीटर इनवर्स इसका मात्रक होता है। ये बात थोड़ा ध्यान रखिए। इतना लिख दीजिएगा, किसी का हिम्मत है कि नंबर काट ले, फिगर देख के नंबर काट ले। अरे प्यारलाल, यहाँ पर आप लोग फिगर में सही बना दीजिएगा, परिभाषा के पीछे हो जाएगा ना, तो फिगर में देख के आपका नंबर देगा, कहेगा स्टूडेंट मेहनत किया है। फिगर बनाने का मतलब है कुछ अलग बात है इसमें। बस यही कहना चाहता हूँ, बहुत आसान। अरे हमको तो याद रह जाता है जिंदगी भर। किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एल और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात को सेल स्थिरांक। हम कैसे बोल सकते हैं? हमको याद है, किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एल और इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। बस हो गया। चटनी है कि चटनी चटनी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तुल्यांक चालकता क्या है? देखिए तुल्यांक चालकता है तो ये और भी आसान है। तुल्यांक चालकता और भी आसान है, कहीं कैसे दिखा देते हैं कैसे से। तुल्यांक चालकता में जो होता है, किससे बिलियन में
1 ग्राम तुल्यांक द्वारा, यदि किसी विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा, यानी किसी विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक घोलेंगे ना, मतलब किसी विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक घोल देंगे तो संपूर्ण विलयन की जो चालकता होगी उसको हम लोग बोलेंगे तुल्यांक की चालकता। जैसे मान लो कोई एक विलयन है, ठीक है, ये विलयन है, ठीक है, इस विलयन में 1 ग्राम क्या जो घोल दिया जाए, तो इस विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक घोल दिया जाए, 1 ग्राम तुल्यांक घोल दिया जाए, क्या कर दिया जाए, 1 ग्राम तुल्यांक घोल दिया जाए, तो संपूर्ण विलयन की जो चालकता होगी ना इसको तुल्यांक की चालकता बोलते हैं। यानी किसी विद्युत अपघटन की क्रिया में, किसी विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक घोल दिया जाए। अरे जो बोलता हूँ उस पर ध्यान, पिघारवा परिभाषा को पढ़ रहे हैं, हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान देना, परिभाषा आपको कहीं पढ़ना नहीं है। विद्युत अपघटन की क्रिया में यदि किसी विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक घोल दिया जाए तो संपूर्ण विलयन की चालकता को तुल्यांक की चालकता कहते हैं। और वहीं लिखा हुआ है थोड़ा अलग तरीके से, किसी विद्युत अपघटन के 1 ग्राम तुल्यांक भार द्वारा विलयन में कुल आयनों की चालकता। अब बताओ कि यदि किसी विलयन में विद्युत अपघटन क्रिया में यदि कोई हम 1 ग्राम तुल्यांक घोलेंगे, उसके 1 ग्राम तुल्यांक के कारण उस विलयन की आयनों की जो चालकता होगी, किसके कारण से आयनों की चालकता, तो 1 ग्राम तुल्यांक के कारण, तो उसके कारण जो आयनों की जो चालकता होगी उसको हम लोग बोलेंगे तुल्यांक की चालकता। क्या बोलेंगे, तुल्यांक की चालकता। बहुत आसान है प्यारे बच्चों, कुछ है नहीं। किसी विद्युत अपघटन के 1 ग्राम तुल्यांक की भार द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों के चालकता को तुल्यांक। अरे अरे थोड़ा सोचो, इतना आसान चीज है कि क्या ही बताएं, ठीक है। इसको सूचित किसे किया था, लैम्डा इक्विवेलेंट, ठीक है, लैम्डा इक्विवेलेंट सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कप्पा गुना 1000 बट्टा में नॉर्मलता, ये इसका फॉर्मूला होता है। और इसका मात्रक जो होता है ध्यान रखिएगा, ओम इनवर्स, सीएम इनवर्स, इक्विवेलेंट इनवर्स, क्या चीज होता है, ध्यान दे दीजिए। ओम इनवर्स, सीएम इनवर्स, ग्राम तुल्यांक इनवर्स, ये इसका मात्रक होता है। फिगर बना लियोगे, आसान है, नहीं बनाए तो 10 सेकंड पीछे कीजिए। अरे बहुत आसान है, सब याद करने की चीज है, बताइए तो इतना आसान आसान चटनी चटनी क्वेश्चन है जो कि एकदम आसान है। बस बोलना के विद्युत अपघटन की क्रिया में यदि किसी विद्युत अपघटन की क्रिया में यदि किसी विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक घोल दिया जाए, तो ग्राम तुल्यांक घोल दिया जाए, उसके कारण विलयन की चालकता तुल्यांक की चालकता कहलाती है। अब इससे भी कुछ आसान चीज हो सकता है, बताइए तो प्यारे स्टूडेंट, नहीं ना, तो और क्या सोचते बताओ। आणविक चालक, मोलर चालकता, आणविक या मोलर चालकता, देखिए आणविक चालकता या मोलर चालकता एक होता है और तुल्यांक चालकता एक दूसरा होता है। तो ये सब पूछता है बोर्ड में, ये यूं ही हम ऐसे ही क्वेश्चन नहीं करते हैं प्यारलाल, जो क्वेश्चन करवाए ना 101% एग्जाम में लड़ता है, एकदम मेहनत से पढ़ लीजिए, तब तबाही आप लोग मचाहे देंगे। चलो तो ध्यान दे दीजिए, यहाँ पर आणविक चालकता फिगर वही ले लेंगे प्यार बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं फिगर बनाना, बस इस प्रकार से आप लोग फिगर ले लीजिए प्यार बच्चों, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या बोल दीजिए, 1 ग्राम मोल बोल दीजिए, क्या चाहिए, 1 ग्राम, 1 मोल, ग्राम कहाँ से आ जाएगा, 1 मोल खाली घोल देंगे, क्या कर देंगे, 1 मोल घोल देंगे। यदि किसी विद्युत अपघटन की क्रिया में, यदि ध्यान सुनेगा, जो बोलता हूँ उस पर ध्यान दो। विद्युत अपघटन की क्रिया में यदि किसी विलयन में 1 मोल घोल दिया जाए तो संपूर्ण विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। अरे नहीं बोलने आया, कौन बड़ी बात है। विद्युत अपघटन की क्रिया में यदि किसी विलयन में 1 ग्राम मोल घोलने के कारण संपूर्ण विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। एक बार और सुनिए, यदि किसी विलयन में, या तो बोलेंगे यदि विद्युत अपघटन की क्रिया में यदि किसी विलयन में 1 मोल घोल दिया जाए, क्या चीज, 1 मोल, हाँ प्यारे स्टूडेंट, 1 मोल घोल दिया जाए तो संपूर्ण विलयन की चालकता, किसके कारण संपूर्ण विलयन की चालकता, तो 1 मोल के कारण। अच्छा, यानी कहने का मतलब है यदि किसी गिलास में 1 मोल हम घोल रहे हैं, उसके कारण जो विलयन की चालकता होगी उसको हम लोग मोलर चालकता कहेंगे। हाँ एकदम सही समझे, वही तो बताना चाह रहे हैं। तो यही है मोलर चालकता। यदि किसी बात, देखिए अभी हमारा परिभाषा लिखा हुआ है, यदि किसी विद्युत अपघटन में 1 मोल द्वारा विलयन में दिए गए आयनों की चालकता, वही चीज लिखा हुआ है। अभी ये वाला भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है।
बहुत आसान परिभाषा, जो भी आपको अच्छा लगे, जो बोल रहा हूँ वो वाला लिख लीजिए, या तो ये इस पर लिखा वो लिख लीजिए। बस यही कहना चाहूंगा, बहुत आसान है। और इसको हम लोग लेमडा एम से सूचित करते हैं। क्या चीज करते हैं? लेमडा एम से सूचित करते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए, इसको किससे सूचित करते हैं? तो लेमडा एम से। और लेमडा एम का फॉर्मूला क्या था? कैसे होता है? कप्पा गुने 1000 बटा में मोल लाता है, ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो ये फार्मूला थोड़ा ध्यान रख लेना। और फिगर तो आप लोग जान ही रहे हो। और की आपका के पता है कि विशिष्ट चालकता कप्पा है, जिसे बोलते हैं। एम आपका मोलर सांद्रण है, या मोलरता भी बोल सकते हैं। और चालकता की कहीं क्या होता है? तो ओम इनवर्स सीएम की घात 2 और मोल इनवर्स होता है। ये होता है मात्रक, प्यार बच्चों, मोलर चालकता का। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? प्यार बच्चों एकदम आप लोग बात को समझिए और यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे दीजिए। ठीक है, हटो यहाँ पर से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? कोलराउस का नियम क्या है? ध्यान दीजिए। कोलराउस का नियम बहुत आसान है। पहली बात तो 5 नंबर में भी आपके बोर्ड में आ सकता है। क्या? हाँ जी, 5 नंबर में कौन बड़ी बात है, आराम से आ सकता है। कैसी बात करते हो? 5 नंबर में आया भी है, आएगा क्या? आया हुआ है, लेकिन कोलराउस का नियम है ये। क्या चाहिए? कोलराउस का नियम। तो अरे इतना आसान क्वेश्चन करने से, किसी बेलियन की चालकता ज्ञात करने के लिए कोलराउस ने एक नियम दिया, जिसे कोलराउस का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी बेलियन की मोलर चालकता दो मानों के योग के बराबर होती है, जिसमें से एक धन आयन और दूसरा ऋण आयन होता है। क्या बोला आपने? किसी बेलियन की चालकता ज्ञात करने के लिए, जैसे इस बेलियन की चालकता ज्ञात करना है, तो किसी बेलियन की चालकता ज्ञात करने के लिए कोलराउस ने एक नियम दिया, जिसे कोलराउस का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार यदि किसी बेलियन में, इस नियम के अनुसार जो है ना प्यारे बच्चों, जो कोलराउस का नियम है, इसमें दो मानों के योग के बराबर, इसमें से एक का मान धन आयन और दूसरे का मान ऋण आयन। देख लीजिए लिखा हुआ। देखिए कोलराउस का नियम बहुत आसान है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ, किसी बेलियन की चालकता ज्ञात करने के लिए कोलराउस ने एक नियम दिया, जिसे कोलराउस का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार, देखो परिभाषा को ध्यान देना, मोलर चालकता को किससे सूचित करते हैं? याद है? अभी मोलर चालकता पढ़ाए किस लिए, जब याद नहीं है तो लेमडा एम से सूचित करते हैं। किसे कहते हैं? लेमडा एम से। देखो लिखा हुआ है। अनंत का संबोल याद है? मैथ के अंदर पता है, बायोलॉजी वाला को भी पता होना चाहिए। अनंत का संबोल ये होता है, क्या होता है? अनंत का। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या चाहिए? अनंत तनुता पर। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है अनंत, इसको क्या बोलेंगे? अनंत तनुता। अनंत, अनंत तनुता पर क्या चाहिए? अनंत तनुता पर। ध्यान दीजिएगा, ये अनंत का संबोल मोलर चालकता। अनंत तनुता पर किसी बेलियन की मोलर चालकता, ये क्या चाहिए? मोलर चालकता। अच्छा, मोलर चालकता, ये हाँ प्यारा, मोलर चालकता। ध्यान दीजिएगा, अनंत, ये अनंत का संबल उल्टा दिख रहा है ना। अनंत तनुता पर किसी बिलियन की मोलर चालकता दो मानों के योग के बराबर होता है, जिसमें से एक धन है दूसरा ऋण है। दो मान है, एक धन आयन मान है और दूसरा ऋण आयन मान है। तो किसी बिलियन की चालकता अनंत तनुता पर, अनंत, ये अनंत तनुता पर किसी बिलियन की मोलर चालकता दो मानों के योग के बराबर, एक धन है दूसरा ऋण आयन के बराबर है। कितना आसान चीज है ना, बहुत आसान है। अनंत तनुता पर किसी विलयन की मोलर चालकता दो मानों के योग के बराबर होता है, एक धन आयन और दूसरा ऋण आयन। बस इतना करिएगा, नंबर तो आपका एकदम फटाफट मिलेगा। लेमडा थोड़ा मैं लिख के दिखा देता हूँ, इसको आप लोग को इस प्रकार से लिखना है प्यारे स्टूडेंट्स। अनंत तनुता पर किसी विलयन की मोलर चालकता दो मानों के योग के बराबर होती है, जिसमें से एक धन आयन और दूसरा ऋण आयन है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका व्यंजक प्राप्त हो जाता है प्यार बच्चों। तो थोड़ा बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, उपयोग देख लीजिए, फिर उसके बाद बताता हूँ आप लोग को। कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग देख लीजिए। देखिए वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में, तो देखिए किसी दिए हुए पहला जो होता है कोलराउस के नियम का उपयोग में, पहला वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में, तो किसी दिए गए सांद्रण के विलयन के मोलर चालकता और अनुनाद तंत्र पर ये होता है। ठीक है, ये तो ऐसे ही था। ठीक है,
यहाँ से देख लीजिए। वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में पहला उपयोग है क्या है? पहला वियोजन की मात्रा ज्ञात करना है। दूसरा परमाणु पदार्थ अपघटन की सहायता से ध्रुवीय विद्युत अपघटन का मोलर चालकता ज्ञात करना दूसरा उपयोग है। और तीसरा उपयोग है अल्प विलेय लवणों के विलेयता ज्ञात करने के लिए। ये कोलरॉस के 3 उपयोग है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, ये 3 उपयोग था। तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, और आगे के क्वेश्चन जो होंगे नाव के आगे, वो मैं तो अभी तो ना करवाने वाला हूँ। ठीक है, मैं अगले वीडियो में करवा दूंगा। जो कि मोस्ट वीवीआई बचा हुआ है 5 नंबर, 2 नंबर मोस्ट वीवीआई बचा हुआ है, जो कि 5 नंबर में आ सकता है। ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं करवाए, जो आ सकता है वो कल करवा देंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतनी रात तक हम आपके लिए मेहनत किया है, तो कोई दिक्कत वाली बात है? बताओ, इतना कोई मेहनत नहीं करेगा। ठीक है, आपके खातिर, आपके बेहतर रिजल्ट के लिए हम आपके लड़के लिए इतना कर रहे हैं। अगर फिर भी ना पढ़ रहे हैं तब तो बेकार ही मेहनत करना। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।